Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. तो आज की वीडियो में हम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स बताए हैं जो एक यूपीएससी और एक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स में। कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर। सो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं वो सारा मैंने इन डिटेल में मैंने पूरा बता दिया। सो अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको कौन सी यूनिट पढ़नी होती है। आपको पढ़नी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो कोई भी एक कंट्री जैसे कि इंडिया अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आपको पता है इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया के पास डॉलर आएगा ना, इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा। और जब कुछ भी इंडिया इंपोर्ट करेगा तो डॉलर टर्म्स में पे करेगा, तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर रहेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पता है क्या होता है, आउटफ्लो माइनस में इनफ्लो माइनस में आउटफ्लो ऑफ डॉलर, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ऑफ डॉलर। कितना आ रहा है और कितना उसमें से जा रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये। तो आप देखिए इसे पढ़ना क्या पड़ता है आपको। सबसे पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आपका कौन कौन से क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से मेन 3 अकाउंट होता है आपके। क्लासिफाइड होता है आपका करंट अकाउंट पढ़ना पड़ता है आपको, एंड कैपिटल अकाउंट पढ़ना पड़ता है, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ना पड़ता है आपको इसके अंदर। सो करंट अकाउंट में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से आपके सेगमेंट्स इंक्लूड होते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है इसके अंदर इन डिटेल। भाई इसमें बैलेंस ऑफ, जैसे करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना होता है आपको, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज आपको पढ़ना पड़ता है। जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारा पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से इंक्लूड है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है इसके अंदर। प्लस में ट्रांसफर पेमेंट के साथ साथ में आपको क्या पढ़ना होता है आपको कि नॉन फैक्टर इनकम कौन सी होती है। तो ये सारा आपको पढ़ना होता है करंट अकाउंट के अंदर। फिर सेम कैपिटल अकाउंट में क्या आता है आपका, एफडीआई आता है। एफडीआई इसमें इंक्लूड होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका इसमें इंक्लूड होता है आपका। क्लियर। सो क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में। देन फिर पढ़ना होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। और मान लीजिए फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका क्या, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर। सो करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है आपका, करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या होता है आपका। क्लियर। देन जो क्या पढ़ना होता है आपको, जो भी आप कहते हैं जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आप सुनते रहते हैं कि आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। तो भाई वो कैसे हो रहा है, भाई रिजर्व इंक्रीज हो रहा है कैसे हो रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। क्यों, डॉलर तो आरबीआई प्रिंट करता नहीं है, कोई फॉरेन करेंसी आरबीआई प्रिंट करता नहीं है। और मैक्सिमम जो अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, डॉलर और अदर जो हार्ड करेंसीज होते हैं उसमें रखना होता है ना। जो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है तो कैसे इंक्रीज हो रहा है रिजर्व, उसे कारण आपको देखने पड़ते हैं, दूसरा फिर इसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए या रेस करने के लिए कुछ इश्यूज होते हैं, यूरो इश्यूज, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना होता है। फिर इसके बाद इसमें पढ़ना होता है आपको जो भी एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि आपको पता है एक्सचेंज रेट क्या होता है सिंपल सी लैंग्वेज में, कि $1 या कोई भी एक फॉरेन करेंसी कितने रुपये की है, कितना इंडियन करेंसी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मींस $1 में आप कितने रुपया ले सकते हो, या फिर $1 कितने रुपये का है। दिस इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की $1
आप कितने रुपए में आप $1 परचेज कर सकते, दैट इज एक्सचेंज रेट। सो एक्सचेंज रेट रिजीम कौन कौन से हैं? जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम क्या होता है, क्लियर, मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है। तो इंडिया, जैसे इंडिया मैनेज फ्लोटिंग इंडिया ने अपनाया हुआ है, इंडिया क्या फॉलो करता है, मैनेज फ्लोटिंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद आपके और भी कुछ टाइप के रिजीम्स होते हैं, क्रॉलिंग पैक हो गया आपका, टारगेट जोन हो गया आपका। तो ये सब चीज क्या है, तो ये सारा एक्सचेंज रेट रिजीम आपको करना पड़ता है। दूसरा, इनका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, इसी के अंदर आपको देखना पड़ता है। एप्रिसिएशन ऑफ रूपी कैसे होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी क्या होता है, इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्या होता है आपका, क्लियर। और इंडिया पहले कौन सा रिजीम अपना रखा था और इंडिया ने क्यों चेंज किया, इंडिया क्यों फिक्स्ड एक्सचेंज से इंडिया क्यों मैनेज फ्लोट की तरफ मूव किया, शिफ्ट किया इंडिया। यह आपको इन डिटेल में करना होता है, क्लियर। दूसरा, फिर इसके बाद फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। देन फिर बेटा इसमें आपको पढ़ना होता है कि रीर और नीर, रीर और नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें आपको पढ़ना होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, कैसे आप नीर निकालते हो, कैसे हम मेजर करते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, ये पूरा, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, क्लियर। फिर आपको इसमें देखना पड़ता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग किसे बोलते हैं, पब्लिक का, गवर्नमेंट का डेट कितना है, प्राइवेट सेक्टर डेट कितना है, जो हम डेट जो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट की, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करती है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट से बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, बायलेटरल बोरोइंग करती है, मींस ये कौन कौन से इसमें इंक्लूड होता है वो सारा आपको करना होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या क्या आपके सेगमेंट्स आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कहां से बोरो करता है, इंडिया से डोमेस्टिकली कितना बोरो करता है गवर्नमेंट, और बाहर से कितना बोरो करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंपनीज कितना बोरो करती है बाहर से, ये सारी चीज आपको इन डिटेल में कवर आपको करना पड़ता है, ये सारा कवर आपको करना पड़ता है, क्लियर। सो ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपको पढ़ना पड़ता है ये पूरा। देन इसके बाद स्टार्ट करनी चाहिए आपको नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इन पे कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है, बाकी धीरे धीरे मेन चीजें मैं कवर करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में भी, स्टैटिक पार्ट का। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम निकालते कैसे, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीवीए कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, क्लियर, वो सब आपको इसे पढ़ना होता है। जैसे सबसे बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक में क्या क्या बेसिक्स, कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शंस क्या होते हैं, इसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या है आपके, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, प्राइवेट, पब्लिक, हाउस होल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें फिर आपको पढ़ना था सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, कि अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी हो तो क्या होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी हो तो क्या है, 4 सेक्टर इकोनॉमी हो तो क्या है, तो ये सारा पढ़ना होता है आपको। फिर इसे पढ़ना था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बेसिक चीजें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रोस्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसे मैंने इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना। कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है आपका। देन जो हम जीडीपी क्या होता है, और जो हम जीडीपी निकालते 3 मेथड पे निकालते, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्ट पे कैसे निकालते, इनकम पे कैसे निकालते, एक्सपेंडिचर पे कैसे निकालते, ये आपको करना होता है। फिर आपको पढ़ना, जब पता लग गया जीडीपी, दूसरा जीडीपी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मींस इसके अंदर आपको पढ़ना होता है कि जो जीडीपी है वो जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कोई प्रोड्यूसर है वो नहीं लेता है,
ये डोमेस्टिक टेरिटरी को लेता है कि पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अलग है। डोमेस्टिक टेरिटरी वाइडर कंसेप्ट है, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो जीडीपी में कौन कौन से इंक्लूड, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे आपका टेरिटोरियल वाटर में जो भी प्रोड्यूस होता है दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी। इंडिया की एम्बेसी किसी और कंट्री में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी। तो ये आपको करना पड़ता है कि जीडीपी में क्या क्या आपका इंक्लूड इसमें होता है। फिर इसके बाद आपको निकालना पड़ना पड़ता है कि नेट आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। फिर इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। यही नेट नेशनल प्रोडक्ट आपकी नेशनल इनकम कहलाती है बेटा, यही नेशनल इनकम कहलाती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इसमें क्या और करना पड़ता है कि जीडीपी कैसे निकाल। जीडीपी में पहली बात फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस से, इसका ये करना था। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। फिर दोबारा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर। फिर इस पे आपको निकालना पड़ता है जो हम जीवीए निकालते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये दोनों निकाली जाती है। ये दो फॉर्मूले निकाले जाते हैं, दो जीडीपी जो निकालती है गवर्नमेंट, इन दो के बीच ये सेक्टर वाइज निकालती है, ये सेक्टर वाइज निकालती है, पूरे देश का निकालती है। तो इसके क्या फॉर्मूले, कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, सारा ये सब आप जीडीपी पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर आपको एक और टॉपिक कवर करना था आपको, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देन फिर करना होता है आपको रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है और इंडिया किस पे निकालता है। देन आपको करना था कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इसमें इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। देन पोटेंशियल ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ को कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज वेलफेयर एंड जीडीपी। ये सब टॉपिक आपको नेशनल इनकम में आपको कवर करना होता है अच्छे से पूरा, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद यूनिट आपको करनी चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ना चाहिए आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना चाहिए आपको। जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में, ब्रेटन वुड ट्विंस, जिसमें क्या आता है आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो दो इंस्टीट्यूट से मिलकर बना है, आईबीआरडी बेटा और आपका आईडीए। इनको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इनको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं बेटा, क्लियर। दूसरा देखिए आप इसके अंदर, ये और इनको वर्ल्ड, इन दो इंस्टीट्यूट को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और इसके साथ में एक मीगा हो गया, ये दोनों वर्ल्ड बैंक कहलाता है। मीगा हो गया आपका, आईएफए हो गया, ठीक है, आईएफसी जो होता है आपका, ठीक है। और आपका एक हो गया इसमें आईसीएसआईडी। तो ये 5 इंस्टीट्यूट है, ये 5 इंस्टीट्यूट मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, देख लेना बाद में, अभी इतना समझ लीजिए आप। फिर आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर इन दोनों में क्या कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम क्या है, कैसे आप आईएमएफ में जाते हैं तो आपको क्या आईएमएफ के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, वो सब्सक्रिप्शन वो कोटा किस पे बेस होता है आपका, उसकी जीडीपी पे, ओपननेस पे, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करता है आपका आईएमएफ के अंदर। सेम फिर आईएमएफ के अंदर रिजर्व ट्रांके क्या होता है, रिजर्व ट्रांके पोजीशन क्या होती है। प्लस में इसके अंदर फिर आपको पढ़ना पड़ता है आपको एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। एंड इंडिया एंड आईएमएफ
एंड इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। ये आपको इन डिटेल में कवर करना होता है बेटा। क्लियर क्या आपको? नेक्स्ट क्लियर। अब देखिए इसमें आपका फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्या पढ़ना होता है आपको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मींस WTO इसका ओरिजिन हुआ, इसका WTO का एवोल्यूशन क्या हुआ। पहली बात तो क्या कारण था, क्या कॉजेस थे विच लेड टू बर्थ ऑफ WTO से पहले गेट था, फिर धीरे धीरे 1960 से कुछ कैनेडी, यूरुग्वे राउंड, ये कुछ बरक्केस राउंड, ये कुछ राउंड्स हुए विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ WTO बेटा इन 1994 आपका। क्लियर? सो गेट से WTO आया आपका। तो एवोल्यूशन पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है आपको। इसके अंदर मेन WTO रूल्स क्या है, क्या रूल्स है इसमें? मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है आपको। गेट एग्रीमेंट क्या है, इसमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स पढ़ने, इसमें टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड्स आपको पढ़ना है इसके अंदर। प्लस में इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको इसमें गेट्स के बारे में, गेट्स एग्रीमेंट पढ़ना है। गेट्स एग्रीमेंट में क्या करना है? देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन, एयरलाइन का फ्री फ्लो होना चाहिए, एयरफेयर। क्लियर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपके कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे आपके क्या होने चाहिए? ये सारे आपके सेव होने चाहिए, आपके इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आपको। क्लियर? सो ये हो गया। एक्सेप्शंस क्या है, इन रूल्स पे एक्सेप्शंस क्या है। फिर WTO का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है पूरा, कि क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका पूरा, कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो आपकी है पूरी। तो हर साल जो आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, सो उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कुछ आपको इंपॉर्टेंट है। दोहा डेवलपमेंट राउंड क्या है? दोहा डेवलपमेंट राउंड क्या है बेटा? इसमें कि क्या कंट्रोवर्सी है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर आपको पढ़ना पड़ता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें आपको अंबर बॉक्स सब्सिडीज, अंबर बॉक्स सब्सिडी कौन सी है, ग्रीन बॉक्स कौन सी है, ब्लू बॉक्स कौन सी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, मार्केट एक्सेस क्या है। देन आपको इसमें पढ़ना पड़ता है बेटा इसके अंदर नायरोबी राउंड क्या है, बाली पैकेज आपका इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या फिशरीज के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी, ये आपको पढ़ना है। देन फिर लास्ट में आपको पढ़ना पड़ता है इंडिया एंड WTO, इंडिया एंड WTO बेटा। क्लियर? इंडिया एंड WTO। तो ये आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद बेटा ये 3 तो मेन इंस्टीट्यूट है। फिर जो आपका एक एशियन डेवलपमेंट बैंक बना, वो क्या बना, क्या कारण था, क्यों बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाया गया, उसके बारे में पढ़ना है। AIIB बैंक क्यों बनाया गया आपका, वो पढ़ना है आपको। ब्रिक्स हो गया आपका। दूसरा कुछ बायलेटरल एग्रीमेंट्स है, बायलेटरल रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे आपका TRP हो गया, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, RCEP हो गया आपका, सेका हो गया बेटा, कैंपा हो गया आपका। ये क्या है आपका बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिम्स क्या होता है, ये सारा ट्रिप्स ये सारा पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ना है, क्या प्रोविजन है इंडिया लॉ के अंदर। प्लस में एवरग्रीनिंग क्या होता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है आपको पूरा। नामा क्या है आपका, ठीक है, नामा क्या है इसके अंदर, ये सारा आपको इन डिटेल में पूरा पढ़ना होता है। पीस क्लोज क्या है इसके अंदर, पीस क्लोज WTO में, सारा आपको पूरा पढ़ना होता है आपको अच्छे से इन WTO और अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है बेटा। क्लियर? सो इसके आगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपकी एक प्लानिंग यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्लियर? कोई भी आपको कमेंट हो प्लीज ड्रॉप कीजिएगा, आपके कमेंट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे।